दिल का आना हाय हाय, दिल का जाना हाय हाय, दिल का आना हाय हाय, दिल का जाना हाय हाय, ये आया वो गया, जाने कहाँ खो गया। दिल परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया। मैं मनीष कुमार सिंह, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 5 व्हील नीट बैच में। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाला है। सिर्फ आप धैर्य बनाए रहिए और इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। इसका थीम है कर कुछ हटके। तो अगर आपको ज़िंदगी में कुछ अलग करना है तो इसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। हम लेकर आए हैं आज का बहुत ही बेहतरीन लेक्चर। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का लेक्चर है। अगर आप इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाकर उसको भी देख लें कि ताकि आपको इस लेक्चर में बताई जाने वाली एक एक पॉइंट बेहतरीन ढंग से समझ में आ सके। तो हम इस लेक्चर की शुरुआत करें, इसके लिए आप कमेंट में यस लिखकर भेज दीजिए कि हाँ हम तैयार हैं, इस लेक्चर की शुरुआत की जाए। तो हम लेकर चलते हैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के एक एक पॉइंट पर विशेष नज़र डालने के लिए। तो चलते हैं हम लोग, तो शुरू किया जाए। ठीक है, हम शुरू करते हैं। आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है एक बहुत ही प्यारा सा रसीले आम, जिसे देखकर मन में और मुंह में आ जा रहा है पानी। और ये है आज की यही कहानी। आपकी नज़र से ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये बहुत ही बेहतरीन सा मैंगो है। तो देखिए आपको इस पर नज़र बनाए रखना है। लेक्चर की शुरुआत हम लोग एक क्वेश्चन से करेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है एक प्यारा सा क्वेश्चन, आप इसको देखिए और फटाफट कमेंट करना शुरू कर दीजिए। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये पिछले लेक्चर का बताया हुआ टर्म है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लावर्स, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, यानी कौन सा ऐसा प्लांट का फ्लावर है जो पूरे अपने लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर उत्पन्न करता है। तो आपके लिए देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है मैंगो और सेकंड ऑप्शन है जैक फ्रूट और थर्ड ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बम्बू स्पेसीज, यानी बांस की कुछ प्रजातियां। नेक्स्ट को ऑप्शन आ रहे हैं आपके स्क्रीन पे पापाया। तो क्या आपको इसमें से लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो फटाफट कमेंट कर भेज ही दीजिए, इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फटाफट कमेंट करना शुरू कर दीजिए कि ताकि ये लेक्चर की शुरुआत बेहतरीन तरीके से और कुछ अलग तरीके से कर सकें। तो चलिए आप फटाफट कमेंट करना शुरू कर दीजिए। कमेंट रुकना नहीं चाहिए। अगर आपको पता है कि इसमें कौन से प्लांट का फ्लावर जो होता है जो पूरे अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार पुष्प उत्पन्न करता है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो काफ़ी बच्चों के द्वारा ऑप्शन भेजा जा रहा है और सही जवाब भेजा जा रहा है। तो हम लेकर आपके लिए आए हैं जो बेहतरीन सा सेशन, इसे देखकर आप आज बहुत ही मदहोश हो जाने वाले हैं। सिर्फ आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसको हम लोग बोलते हैं बम्बू स्पेसीज। ये 50 से 100
साल के बीच में एक बार फ्लावरिंग इसमें होता है। तो आप समझ रहे हैं ना, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, जिसको हम बम्बू के नाम से जानते हैं। ये आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा है, ये नीट 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसलिए हम इस सेशन की शुरुआत इस क्वेश्चन से किए हैं। आप सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, लेक्चर को ध्यान से आप सुनिए, आपका एक एक पॉइंट क्लियर होते चला जाएगा। और आपके नीट का एग्जाम हो या चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछता है, तो आप फटाफट और सही जवाब दीजिएगा। तो है ना आपके लिए इंटरेस्टिंग। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये जो पॉइंट, टाइप्स ऑफ टेट्राड। टेट्राड की बात करें तो जब कोई भी चीज एक साथ चार जब एक साथ रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राड के नाम से जानते हैं। यानी 4 नंबर जब एक साथ कोई स्ट्रक्चर रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड के नाम से जानते हैं। ये आप इसके पिछले लेक्चर में पढ़े थे, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ था माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा। तो आपको बताया गया था ना कि वो मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना था। तो आप समझ रहे हैं, 4 जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना था, वो 4 माइक्रोस्पोर एक दूसरे से क्या था, अटैच था। इसलिए उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राड के नाम से जानते हैं। लेकिन वो जो 4 माइक्रोस्पोर किस तरीके से अटैच रहता है, उस हिसाब से ये अलग अलग टाइप्स का टेट्राड होता है। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इसका 5 टाइप होता है, जो सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट में ही ये टेट्राड देखने के लिए मिलता है। जो आपको ये फर्स्ट दिख रहा है, ये क्या है, टेट्राहेड्रल टेट्राड है। कौन सा है, टेट्राहेड्रल टेट्राड्स। ये अधिकांश अगर बात करेंगे तो जो डाइकोटिलिडनस प्लांट होते हैं उसमें ये देखने के लिए मिलता है। यानी डाइकोटिलिडनस पहचानने की बात करते हैं तो आप किसी भी प्लांट के बीज को ले लीजिए, उसके बीज के छिलके को हटाइए, अगर वो 2 भागों में बंट जा रहा है खुद से, तो वैसे सीड को हम लोग डाइकोटिलिडनस बोलते हैं और उस प्लांट को डाइकोटिलिडनस प्लांट के नाम से जानते हैं। और जैसे आप चना हो गया, मटर हो गया, या जितना भी पल्सेस है यानी दाल है, वो सबका बीज क्या होता है, वो डाइकोटिलिडनस होता है। यहाँ तक कि मैंगो हो, चाहे और भी आप बहुत सारे प्लांट के सीड को देखे होंगे, जिसके छिलके को हटाएंगे अगर 2 भागों में बट जाएगा तो उसको हम डाइकोटिलिडनस कहेंगे। अगर जैसे चावल को आप देखे होंगे, धान के छिलके को हटाते हैं तो उसमें एक ही दाना निकलता है, वो 2 भागों में अलग नहीं हो सकता। अगर उसको ज़बरदस्ती तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए तो कितना हो टुकड़े में तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको तोड़ना नहीं है, वो खुद से अगर 2 भागों में बट जा रहा है तो उसको डाइकोटिलिडनस कहेंगे, और नहीं बट रहा है, सिंगल रह रहा है, तो उसको मोनोकोटिलिडनस के नाम से जानेंगे। तो आपको याद रखना होगा, ये टेट्राहेड्रल जो टेट्राड्स है, ये सब क्या है, माइक्रोस्पोर है, या यही डेवलप करके पोलन ग्रेन बनाता है। ये आपको 3 फ्रंट से दिख रहा है और एक जो है उसके बैक साइड से है। तो आपको बैक साइड वाला नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे 4 ये माइक्रोस्पोर है, तो इसलिए टेट्राड कहेंगे। यहाँ पे आप देखिए, इसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड। जो आपको संख्या में कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग टेट्राड के ही नाम से जानेंगे ना। लेकिन ये किसका टेट्राड है, तो माइक्रोस्पोर का टेट्राड है। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको डेकुसेट के नाम से जानते हैं। इसका देखिए स्ट्रक्चर किस टाइप का है, ये फ्रंट से हमें 3 दिख रहा है और ये सब क्या है, उसका न्यूक्लियस है, सेल है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, एक इसके बैक साइड में है। इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसको टी शेप्ड बोलते हैं, यानी टी शेप्ड। टी शेप्ड कहने का अर्थ है कि आप देखिए इसका जो शेप है ये टी शेप में है। ये किस शेप में है, टी शेप में, इसलिए इसको हम लोग टी शेप्ड टेट्राड बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए जो लास्ट में दिख रहा है ये है लीनियर टेट्राड। ये क्या है, लीनियर टेट्राड। और लीनियर टेट्राड के अंदर आप देख रहे हैं सबके सेल के अंदर न्यूक्लियस है ये। तो ये आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये 5 टाइप्स का टेट्राड है, जो एंजियोस्पर्म प्लांट में जब गैमिट का फॉर्मेशन होता है तो वो गैमिट यानी माइक्रोस्पोर
जो मेल गेमेटोफाइट का फर्स्ट सेल होता है, ये माइक्रोस्पोर क्या करता है, एक दूसरे से 4 संख्या में मियोसिस सेल डिवीजन द्वारा बनता है और चारों एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको टेट्राड के नाम से जानते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आप इसको याद रख सके कि टेट्राड किस टाइप का होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला पॉइंट जो दिख रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट को हमें बेहतरीन तरीके से समझना है, तो इसके लिए आप स्क्रीन से अपना ध्यान हटाए नहीं, क्योंकि आपका ध्यान अगर इधर उधर भटक गया तो फिर ये पॉइंट भी छटक जाएगा, बहुत जल्दी से आगे चला जाएगा, आप उसको समझ नहीं पाइएगा। तो देखते रहिए, नज़र को दोहराए रहिए। इस स्क्रीन पे क्या कह रहा है, पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ना है। क्या इसमें पढ़ना है, पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ना है। जैसे अभी आपको पता है कि जो माइक्रोस्पोर बना था माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा, वही माइक्रोस्पोर को हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। कब, जब वो माइक्रोस्पोर डेवलप कर जाता है तब। तो इसके लिए देखिए आपको क्या दिख रहा है। सबसे पहले बात करें कि ये पोलन ग्रेन के स्टडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो क्या कह रहा है, देखिए, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। आपको पता होना चाहिए कि पोलन ग्रेन के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल स्टडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग पैलिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है, आप इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा कि पैलिनोलॉजी क्या है। तो पोलन ग्रेन के स्टडी को हम लोग बोलते हैं। जो मैच्योर पोलन ग्रेन हो जाता है तो उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल स्टडी को हम लोग बोलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है। तो चलते हैं ये पोलन ग्रेन क्या है इसको समझने के लिए। द माइक्रोस्पोर्स ऑफ टेट्राड ग्रो एंड सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, दे आर पोलन ग्रेन्स। यानी जो आप देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोर जो टेट्राड फॉर्म में रहता है, जब ये सेपरेट हो जाता है, ग्रो कर जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना। अब आप देखिए क्या कह रहा है, इट इज कॉमनली ग्लोबुलर इन आउटलाइन। अगर इसके शेप की बात करेंगे तो ये ग्लोबुलर शेप में होता है, यानी गोलाकार होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सिर्फ ग्लोबुलर शेप में ही होता है कि और भी डिफरेंट इसके शेप होते हैं, तो हाँ, इसका डिफरेंट शेप भी होता है। तो देखिए, थ्रू सेवरल शेप्स आर ऑल्सो फाउंड, यानी ये ग्लोबुलर शेप में तो प्रेजेंट होता ही है, इसके अलावा ये स्फेरिकल भी होता है, इसके अलावा और भी डिफरेंट शेप में प्रेजेंट होता है। आपको ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बेहतरीन सा, ये सभी क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सब पोलन ग्रेन है। हम समझ रहे हैं कि आप लोग ये स्क्रीन पर देखकर ऐसा नहीं ना आपको लग रहा था कि ये कोरोना सर कहाँ से ला दिए हैं, ये कोरोना नहीं ना है। इसी शेप में कोरोना हम लोग देखे हैं, इसलिए हमारे दिमाग पे कोरोना वायरस एकदम घूम रहा है। तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और जो भी उसका रूल्स है उसका पालन कीजिए, कि ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तभी ना आगे कुछ करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और इस लेक्चर को ज़बरदस्त तरीके से समझ रहे होंगे। तो आपको देखिए ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये सब कोरोना नहीं है, ये सब क्या है, ये पोलन ग्रेन्स है। ये पोलन ग्रेन अलग अलग फ्लावर का है, अलग अलग प्लांट का पोलन ग्रेन है। आप खुद देख रहे हैं कि इसका जो शेप साइज देख रहे हैं ना, काफ़ी डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये ग्लोबुलर शेप में अधिकांश होता है, लेकिन इसके अलावा भी इसका और भी बहुत सारा शेप प्रेजेंट होता है। आपको यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये है हिबिस्कस। ये कौन सा फ्लावर है,
हिबिस्कस फ्लावर है और इस हिबिस्कस फ्लावर में जो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनता है, यहाँ पे देखिए उसका जूमिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये कितना बेहतरीन तरीक़े से कि आपको स्पष्ट रूप से क्या हो जाए, ये समझ में आ सके। इसका जब हम लोग कट सेक्शंस पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, लेकिन अभी आपको आउटलाइन देखना है, इसका बाहर से स्ट्रक्चर को देखना है। तो आप समझ गए होंगे कि ये डिफरेंट टाइप्स का डिफरेंट प्लांट में इसका पोलन ग्रेन होता है। अब आप देखिए क्या कह रहा है, इट इज ए स्मॉल पार्टिकल्स, यानी ये क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स है। आपको स्क्रीन पर जितना बड़ा दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, ये बहुत स्मॉल यानी छोटा पार्टिकल्स है। जैसे आप किसी फ्लावर पर बागों में घूमते होंगे तो जब फ्लावर पर हाथ को रखते हुए आगे बढ़ते होंगे तो आपके हाथों में कुछ पीले रंग की छोटे छोटे कण यानी पार्टिकल्स लग जाता होगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी फ्लावर पर अपने हाथों को रखते हैं तो आपके हाथों में कुछ पीले रंग का पाउडर के कण जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो वही जो पाउडर का छोटा छोटा कण है ना, वही तो है पोलन ग्रेन। अब सोचिए कि वो कितना स्मॉल पार्टिकल्स है और इसको यहाँ पे जूमिंग स्ट्रक्चर इसलिए दिखाया गया है कि ताकि आप इसको स्पष्ट रूप से समझ सके। अब सोचिएगा कि सर ये तो इतना ये नुकीला दिख रहा है, ये तो उतना नुकीला नहीं होता है, वो तो बहुत सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट तो होता ही है, लेकिन उसका जूमिंग स्ट्रक्चर ना दिखाया गया है, तब आपको ये दिख रहा है कि ये नुकीला है। इसका भी बहुत ज़रूरी है नुकीला होना। ये इतना नुकीला नहीं है कि आपके हाथों में चुभ जाएगा, इतना नुकीला भी नहीं है। ये जो नुकीला होने का कारण है कि जब ये एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है तो इसको कहाँ पर जाना होता है, स्टिग्मा पर पहुँचना होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन की बात करें यानी कार्पेल या पिस्टिल के जो पार्ट होता है ना सबसे ऊपर वाला, जिसको स्टिग्मा कहते हैं, तो वहाँ पर पहुँचना होता है। तो सोचिए हवा के माध्यम से या किसी भी इंसेक्ट के माध्यम से, चाहे अदर किसी एजेंट के माध्यम से जब ये पोलन ग्रेन निकल कर वहाँ पर पहुँचता है तो शायद वहाँ पे स्थिर रह सके या नहीं रह सके, इसलिए इसमें कांटे नुमा रचना रहता है कि ताकि उससे जाकर आसानी से क्या हो जाए, चिपक जाए। इसके अलावा भी आपको एक एक बात को स्टिग्मा पर चलेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। द डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज ऑफ 25 to 50 माइक्रोमीटर। आपको एक कुछ नॉर्मल याद रख लेना है कि इसका जो डायमीटर होता है पोलन ग्रेन का वो 25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर के बीच में रहता है। इससे थोड़ा आगे पीछे भी रह सकता है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पोलन ग्रेन का डायमीटर कितना होता है तो आप एक रेंज याद रखिएगा 25 से 50 माइक्रोमीटर। तो आप इस पॉइंट को विशेष रूप से याद रखिएगा। इट हैज़ 2 लेयर्स, यानी फर्स्ट लेयर की बात करेंगे तो एक्साइन और सेकंड लेयर की बात करेंगे तो इंटाइन। यानी पोलन ग्रेन को जब हम कट करते हैं उसका टीएस लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें कितना लेयर है, 2 लेयर है। सबसे बाहर वाले लेयर को हम लोग एक्साइन के नाम से जानते हैं और अंदर वाले लेयर को क्या कहते हैं, इंटाइन के नाम से जानते हैं। तो आपको ये लेयर का एक्साइन कौन है, इंटाइन कौन है, समझना है ना। तो समझना है तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और देखिए हम आपको दिखाते हैं कि ये पोलन ग्रेन का आउटर लेयर जो एक्साइन क्या है और किस चीज़ से बना है और इंटाइन क्या है और किस चीज़ से बना है। तो चले अगले पॉइंट की ओर। ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपको देखिए अब स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत ये नदी, पहाड़, झरने और फूलों की वादियाँ दिख रही है। आनंद आ रहा होगा ये देखकर, आप अपने आप को बहुत ही गौरवशाली समझ रहे होंगे कि आपको ये स्क्रीन पर देखने के लिए मिला। तो चलिए हम लोग समझते हैं
कि ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन सेकंड है। देखिए आपके सामने आया, नजर ना हटाए इस स्क्रीन से, नहीं तो ये क्वेश्चन आकर चला जाएगा। तो आ गया आपके नजर के सामने आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन। तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हिच पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंटेन्स स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी फ्लावरिंग प्लांट का कौन सा पार्ट है जो स्पोरोजिनस टिश्यू को कंटेन करके रखता है, यानी कंटेन करता है, उसको रखता है। तो आपके लिए देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है स्टेमेन। सेकेंड ऑप्शन आपके नजर के सामने आ गया है स्क्रीन पे, ये है पोलन ग्रेन। और थर्ड ऑप्शन की बात करें तो देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया आपके नज़र के सामने, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। और फोर्थ ऑप्शन भी आ गया आपके नज़र के सामने, जिसको यंग एंथर के नाम से जानते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो कमेंट करना शुरू कीजिए ना कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको दिख रहा है ये जो क्वेश्चन, इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए कि ताकि हम समझ सके कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि प्लांट हो भी कौन सा प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट के उस पार्ट का नाम बताइए जो स्पोरोजिनस टिश्यू को अपने अंदर रखता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। काफी बच्चों के द्वारा इसका सही जवाब भेजा जा रहा है। वाह जबरदस्त, एकदम लगे रहिए बाबू, एकदम आपका बेहतरीन सही जवाब है। और कुछ बच्चे अभी भी पीछे छूट गए हैं। आप फटाफट कमेंट, रुकना नहीं चाहिए, एकदम भेजते रहिए, लगे रहिए लाइन में, एकदम आप ही का नाम आना चाहिए, एकदम लगे रहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यंग एंथर। आपको बताया गया था, पढ़ाया गया था इसके पिछले लेक्चर में कि एंथर का जब हम लोग टीएस लिए थे, कट करके जब देखे थे एंथर को, तो आपको क्या बताया गया था कि उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या रहता है, क्या रहता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। और उसके सेल ग्रो करके क्या करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाता है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो वो क्या करता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू था वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर था। अगर इसमें ऑप्शन में माइक्रोस्पोरेंजियम रहता तो उसको हम लोग टिक आउट कर सकते थे, लेकिन देखिए यहाँ पे एंथर दिया है, तो एंथर का ही ना हम लोग कट करते हैं तो उसके कॉर्नर पर माइक्रोस्पोरेंजियम रहता है। तो ये यंग एंथर के अंदर ही ना ये रहता है, जिसको हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो समझ में आ गया, तो है ना आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन से जुड़े रहना है तो आपको इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना पड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए कि ताकि हम आपको बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन का जवाब सही तरीके से हम बता सके। तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए आपका स्क्रीन खाली नहीं है, आपके स्क्रीन पे आ गया एक बेहतरीन सा टर्म जिसे हम लोग एग्जाइन के नाम से जानते हैं। हम लोग आज इस एग्जाइन के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। ये एग्जाइन के बारे में अभी आपको इसके पिछले पॉइंट में बताया गया था कि जब पोलन ग्रेन को हम लोग टीएस लेते हैं, उसको काटते हैं, तो उसमें 2 लेयर रहता है। किसमें, पोलन ग्रेन में 2 लेयर रहता है। जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसको हम लोग एग्जाइन कहते हैं, और उसके अंदर वाला जो लेयर होता है उसको इंटाइन के नाम से जानते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, हम लोग इस पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर तो आपको ऐसे समझाएंगे ही भी है। तो एग्जाइन में क्या कह रहा है, इट इज द आउटर मस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। ये एग्जाइन क्या है, पोलन ग्रेन का आउटर मस्ट लेयर है, यानी सबसे बाहर वाला लेयर है। इसके बाद आप देखिए, इट इज मेड अप ऑफ
स्पोरोपोलेनिन दैट इज हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी ये जो आप देख रहे हैं आउटर लेयर, जिसको हम लोग एग्जाइन कह रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि ये किस चीज से बना होता है, कौन से सब्सटेंस से बना होता है। तो आपका ध्यान इस पॉइंट पर रहना चाहिए, इस वर्ड पे रहना चाहिए, जिस वर्ड को हम लोग स्पोरोपोलेनिन के नाम से जानते हैं। यानी एग्जाइन किस केमिकल से बना होता है, किस सब्सटेंस से बना होता है, तो वह स्पोरोपोलेनिन नामक केमिकल से बना होता है। इस स्पोरोपोलेनिन की क्या विशेषता है हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली और एनी एंजाइम्स। ये जो स्पोरोपोलेनिन है ना, ये नहीं उसको हाई टेम्परेचर का कोई प्रभाव पड़ता है, नहीं कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का उस पर कोई प्रभाव पड़ता है, नहीं कोई स्ट्रॉन्ग एल्कली बोले तो यानी क्षार, जो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली के नाम से जानते हैं। तो आप जो स्ट्रॉन्ग एल्कली पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसको हम लोग स्पोरोपोलेनिन के नाम से जानते हैं। या कोई भी एंजाइम हो, इसका भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो है ना ये हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस, वो भी कैसा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कार्बनिक पदार्थ है। तो आप समझ रहे हैं ये स्पोरोपोलेनिन कितना हार्ड होता है कि ये पोलन ग्रेन को क्या करता है, इस आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन करता है। किसी तरह का कोई भी टेम्परेचर हाई हो जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए, एल्कली हो जाए, चाहे कोई एंजाइम हो, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ तक आपको याद रखना होगा कि ये जो स्पोरोपोलेनिन है ना, ये पोलन ग्रेन को फॉसिल के रूप में, यानी फॉसिल के समान इसका प्रिजर्वेशन करता है, यानी इसकी सुरक्षा देता है, ऐसे जैसे जीवाश्म जो होते हैं जिसको फॉसिल के नाम से जानते हैं, ये जिस तरह धरती में दबे रहते हैं, लाखों वर्ष के बाद जब बाहर आते हैं तो वो सुरक्षित रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं उसी तरह की सुरक्षा देता है कौन, ये स्पोरोपोलेनिन। तो हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपको देखिए स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि ये आउटर लेयर किस तरह का रहता है और इनर लेयर कैसे रहता है और कैसे दिखाई देता है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, नज़र बनाए रहिए। आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पोलन ग्रेन का क्या है, अलग अलग लेयर आपको दिख रहा है। ये जो बाहर से आप लेयर देख रहे हैं ना, इस बाहर वाले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इस बाहर वाले लेयर को एग्जाइन के नाम से जानते हैं। इस बाहर वाले लेयर को क्या कहते हैं, एग्जाइन। आप याद रखिएगा, यहाँ पर भी लिख देते हैं, इसको हम लोग एग्जाइन के नाम से जानते हैं। और बात करते हैं इसके अंदर वाले लेयर का, जो ये अंदर वाला लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटाइन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, ये अंदर वाले लेयर को इंटाइन के नाम से जानते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो पोलन ग्रेन का ये टीएस लिया गया है, बीच से दो भागों में अलग अलग कर दिया गया है, तब जाके इसके अंदर क्या है ये चीज़ हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे बाहर वाले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जाइन, और इसके अंदर वाले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इस अंदर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं इंटाइन। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कुछ इसमें ऐसा भी स्थान है जहाँ पे ये एग्जाइन जो है एब्सेंट है। एग्जाइन क्या है, एब्सेंट है, जहाँ पे एग्जाइन वाला लेयर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ तक कहें कि ये स्पोरोपोलेनिन से बना है तो वहाँ पे स्पोरोपोलेनिन सब्सटेंस नहीं है। तो जिस स्थान पर स्पोरोपोलेनिन सब्सटेंस नहीं है उस स्थान को हम लोग जर्म पोर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, जर्म पोर। तो आपको याद रखना होगा, ये एग्जाम में पूछता है कि एग्जाइन
जो पोलन ग्रेन में जहां पर एब्सेंट होता है उस स्थान को किस नाम से जानते हैं? तो आप क्या याद रखेंगे? उसको जर्म पोर के नाम से जानते हैं। यानी इस पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन होता है वो इसी स्थान से होता है। और ये जर्मिनेशन किस चीज़ का होता है? तो इससे पोलन ट्यूब बनता है। और ये पोलन ट्यूब क्यों बनता है इसको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे अगले पॉइंट में। तो आप अपने नज़र को इस स्क्रीन से हटाइए मत, हम आपको बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं। तो आपको यहाँ तक तो ये आउटर कवरिंग तो समझ में आ गया। अंदर जो आप देख रहे हैं ये जो खाली जगह है ये इसका क्या है? साइटोप्लाज्म है। और आपको पता है कि ये जो कुछ और भी खाली जगह जो था, इस खाली जगह में कुछ द्रव्य भरा है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म में भी कुछ आपको इस तरह का खाली जगह मिल रहा होगा। इस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं? वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? वैक्यूल एक को बोलते हैं और एक से ज़्यादा होगा प्लुरल वर्ड में तो एस लगा देंगे, तो वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। और बीच में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये इसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस। अच्छा, इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एक सेल इसके अंदर दिख रहा है, इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं? जेनरेटिव सेल। तो आपको सबसे पहले एक बात समझना होगा कि ये जो दो आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है और ये जो जेनरेटिव सेल दिख रहा है ये एक ही बार में नहीं बन गया है। ये पोलन ग्रेन के अंदर पहले क्या था? ये तो आपको पता है कि एक हैप्लॉइड सेल है तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस था। वो न्यूक्लियस धीरे धीरे क्या करता है? डिवाइड करता है और डिवाइड कर कर दो अनइक्वल सेल बन जाता है। और ये दो अनइक्वल सेल बनता है जिसमें से एक जो छोटा वाला सेल बनता है इसको हम लोग जेनरेटिव सेल कहते हैं। और इसको छोड़ देंगे तो बाकी ये वाला जो कवरिंग से और इस न्यूक्लियस से एक ऑलरेडी सेल बन गया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको वेजिटेटिव सेल कहेंगे। और इसको हम लोग अगले पॉइंट में विशेष रूप से और बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। ये थोड़ा सा साफ सुथरा इस पर नहीं दिखेगा, अगर ज़्यादा इसी पर समझा देंगे तो आप ध्यान रखिए, हम आपको आगे समझा रहे हैं। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं आपको अगले पॉइंट की ओर लेकर। तो देखिए आपका अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट जो है स्क्रीन पर ये क्या है? इंटाइन है। क्या है? इंटाइन। क्या है? इंटाइन। ये पोलन ग्रेन का इनर मोस्ट लेयर है, यानी सबसे अंदर वाला लेयर है। दो लेयर बताया गया था, एक तो हो गया बाहर वाला एक्जाइन जो स्पोरोपोलेनिन नामक केमिकल से बना होता है और उसका इस देखा जाए तो वे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, वो भी मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिस पर स्ट्रॉन्ग एसिड हो या हाई टेम्परेचर हो, स्ट्रॉन्ग एल्कली हो या कोई भी एंजाइम हो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये पोलन ग्रेन का अंदर वाला लेयर है जिसको हम लोग इंटाइन के नाम से जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है? इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स। यानी ये पोलन ग्रेन का क्या है? इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाला लेयर है। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड सेलुलोज। प्रोटीन नहीं, पैक्टिन। आपको ध्यान रखना है इस वर्ड पे कि ये जो एंटाइन होता है ये किस चीज़ से बना होता है? पैक्टिन से बना होता है। किसी से? पैक्टिन से। और उसके अलावा दूसरा केमिकल होता है सेलुलोज। पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बना होता है। इन दोनों को एक साथ हम लोग पेक्टोसेलुलोज के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इन दोनों को एक साथ? पेक्टोसेलुलोज। ये बात पर आप ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको इंटरेस्ट हो सकता है कि नहीं आए लेकिन आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, तो इसलिए आप अपने नज़र को स्क्रीन से हटाइएगा मत, एकदम ध्यान बनाइए रहिए। आपको हम एक एक पॉइंट को अच्छे ढंग से समझा दे रहे हैं और बाकी तो एंजॉय तो होते ही रहेगा। तो आप देखिए क्या कर रहा है? इट इज़ सॉफ्ट इन नेचर। यानी ये कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, यानी मुलायम होता है। किसके कंपैरिजन में?
जो इसका आउटर लेयर है, जिसको हम लोग एक्जाइन कह रहे हैं, उसके कंपेयर में देखा जाए तो दोनों में से यानी एक्जाइन और इंटाइन में हार्ड कौन होता है तो एक्जाइन, और सॉफ्ट कौन होता है तो इंटाइन। याद रहेगा ना। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये जो डायग्राम दिख रहा है, आप देखिए इसमें आपको दिखाया गया है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये पोलन ग्रेन है, इसके अंदर वाले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इसके अंदर वाले लेयर को इंटाइन कहते हैं, और ये बाहर वाले लेयर को क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक्जाइन के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर देखिए एक सेल है छोटा वाला, इसको हम लोग जेनरेटिव सेल कहते हैं, और ये जो न्यूक्लियस देख रहे हैं इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन उस न्यूक्लियस के बाद ये जो साइटोप्लाज्म का कवरिंग है इसके चारों तरफ से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इससे पूरा एक सेल बनता है, इसको वेजिटेटिव सेल के नाम से जानते हैं। जो लार्ज साइज का होता है वेजिटेटिव सेल, और ये जेनरेटिव सेल स्मॉल साइज का होता है। ये हम लोग माइक्रोगेमेटोजेनेसिस का पॉइंट अभी पढ़ने वाले हैं, उसमें हम आपको यानी कि डिटेल्स में बताएंगे कि ये दो सेल इसके अंदर कैसे बन गया। तो हम लोग किस पॉइंट में पढ़ेंगे, माइक्रोगेमेटोजेनेसिस में। तो सिर्फ आप अपने माइंड को कांस्टेंट बनाए रहिए और धैर्य बनाए रहिए। हम आपको लेकर चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ताकि आपका नोट्स साथ में बनता रहे। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है अगला जो पॉइंट है, क्या है, माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। आ गया ना पॉइंट, माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म यानी लघु, और गैमेटो जिसको हम लोग गैमिट के नाम से जानते हैं, और जीनेसिस आपको अगले ही लेक्चर में बताए थे। इसके पीछे जो लेक्चर आप देखे होंगे उस लेक्चर में बताए थे, जीनेसिस वर्ड अगर किसी भी चीज़ में जुड़ जाए, किसी भी नाम में, तो जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का निर्माण करना है, उसका फॉर्मेशन करना। तो इसमें किस चीज़ का फॉर्मेशन करना है, तो गैमिट का फॉर्मेशन करना है। और वो भी किस तरह का गैमिट, तो माइक्रो। माइक्रो मतलब लघु, युग्मक, जनन, इसको हिंदी में बोलते हैं, जिसको बोलेंगे माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। तो आपको ये वर्ड समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर क्या है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको समझा दे रहे हैं ना कि ये क्या कह रहा है, माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। आप देखिए स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, माइक्रोगेमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइट फ्रॉम पोलन ग्रेन। यानी ये माइक्रोगेमेटोजेनेसिस है ना, ये क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है। वो भी किस चीज का प्रोसेस है, तो कंप्लीट डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइट के फॉर्मेशन का प्रोसेस है। यानी माइक्रोगेमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि जो मेल गेमेटोफाइट होता है उसको बनाने का ये एक प्रोसेस है। और ये किस से बनता है, तो पोलन ग्रेन से बनता है। क्या बनता है, पोलन ग्रेन से मेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को माइक्रोगेमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। जबकि आपको पहले ही बताया गया है कि ये जो पोलन ग्रेन है ना, ये क्या है, मेल गेमेटोफाइट का फर्स्ट सेल है। तो फर्स्ट सेल से यानी आपको क्या करना है, कंप्लीट डेवलप्ड बनाना है ना, कंप्लीट रूप से तैयार कराना है, वेल डेवलप्ड बनाना है। तो फर्स्ट सेल तो ये पोलन ग्रेन था, लेकिन इस पोलन ग्रेन में फिर क्या होगा, ग्रोथ होगा। और ये ग्रोथ करके वो क्या करेगा, उसमें कुछ डिवीजन होगा, और डिवीजन होकर इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और उसके बाद से वो सेल बनाएगा। और ऐसे करके लास्ट में वो क्या कर देगा, कंप्लीट डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। सिंपल है ना, कितना आसान है कि माइक्रोगेमेटोजेनेसिस मेल गेमेटोफाइट को बनाने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें
ये जो मेल गेमेटोफाइट होता है वेल डेवलप्ड होता है, और इसके अलावा ये किस चीज़ से बनता है, तो पोलन ग्रेन से बनता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। क्या कह रहा है कि द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या करता है, एक चारों तरफ कवरिंग से घिरा होता है, जिस कवरिंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम से जानते हैं। तो समझ रहे हैं ना, उसका साइटोप्लाज्म एक आउटर कवरिंग से घिरा रहता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये तो सेल है ना, वो भी कौन सा सेल, सिंगल सेल है। कैसा, सिंगल सेल। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल्स, यानी जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर कितना सेल रहता है, 2 सेल रहता है। कितना सेल, 2 सेल। एक को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, क्या कहते हैं, एक को वेजिटेटिव सेल और दूसरे वाले को बोलते हैं जेनरेटिव सेल। ये कब ऐसा होता है, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर 2 सेल रहता है, और वो भी किस तरह बना है, तो उसके न्यूक्लियस के डिवाइड होने पर बनता है 2 अनइक्वल न्यूक्लियस, और उसी 2 इक्वल न्यूक्लियस से क्या होता है, 2 अनइक्वल सेल बनता है। और यहाँ पे जो डिवीजन होता है ये माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। तो आप समझ रहे हैं कि जो 2 अनइक्वल सेल बन रहा है उसमें लार्ज सेल है, जो बड़ा सेल है उसको हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और जो उसमें स्मॉल सेल है यानी छोटा वाला जो सेल है उसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, यानी आपको बताया गया ना कि जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बड़ा होता है साइज में, और इसको हम लोग ट्यूब सेल के भी नाम से जानते हैं। वेजिटेटिव सेल को एक और नाम क्या जानते हैं, ट्यूब सेल। लेकिन साइज में कैसा होता है, बड़ा होता है। और इसके अंदर क्या क्या रहता है, देखिए, हैज एबॉर्डेंट फूड रिजर्व एंड ए लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, यानी आपको पता है कि जो वेजिटेटिव सेल होता है साइज में बड़ा होता है और इसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है, फूड रिजर्व मटेरियल रहता है, और इसके अलावा एक लार्ज इरेगुलरली शेप्ड का न्यूक्लियस भी रहता है, यानी वैसा न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसका शेप फिक्स नहीं होता है, वो इरेगुलर फॉर्म में रहता है। तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, द जेनरेटिव सेल इज ए स्मॉल एंड फ्लॉट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, यानी जो उसमें छोटा वाला सेल जो बताया गया जिसको हम लोग जेनरेटिव सेल के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है कि वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसी में ये तैरते रहता है, छोटा है। तो ये क्या करता है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये जेनरेटिव सेल तैरते रहता है, यानी फ्लोट करते रहता है। तो आप समझ गए होंगे ना कि ये 2 तरह का जो सेल की हम अगर बात कर रहे हैं, तो एक क्या है वेजिटेटिव सेल और एक क्या है जेनरेटिव सेल। जो कैसे बना है, तो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस में जब डिवीजन हुआ है माइटोसिस सेल डिवीजन, तो उसके चलते ये 2 अनइक्वल सेल बना है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बार बार आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आपको मौका मिले, जब भी स्क्रीन से हम थोड़ा सा साइड हटे, आपको स्क्रीन फुल स्क्रीन आपको दिख रहा होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आपको हम धीरे धीरे तो समझाइए देंगे, आपके पास कंटेंट रहेगा और समझ में आ जाएगा तो हम आपको याद करा देंगे। ये समझने का तो समझाएंगे ही, लेकिन आपके माइंड में हम सेट करा कर ही जाएंगे। तो आप सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से जुड़े तो रहिए और माइंड को थोड़ा कांस्टेंट करके रखिए। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए, आपको जो बताया गया माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, उसमें कुछ और भी पॉइंट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्या कह रहा है ये माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में, कह रहा है कि इट इज ए स्पिंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस, यानी कि ये जो अंदर जो न्यूक्लियस होता है किसका,
पोलन ग्रेन का वो कैसा रहता है, वो स्पिंडल शेप में रहता है और उसमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और एक उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। किस सेल में, पोलन ग्रेन के अंदर। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर सेड एट दिस टू सेल्ड स्टेज। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखिएगा, इस लाइन को याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट एग्जाम में इस पॉइंट को ही उठा कर रख देता है कि 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में जो पोलन ग्रेन होता है वो किस स्टेज में रहते हैं, वो 2 सेल्ड स्टेज में रहते हैं या 3 सेल्ड स्टेज में रहते हैं। तो उसको हम समझाते हैं कि वो कैसे ये 2 सेल्ड में रहता है कि 3 सेल्ड में रहता है, लेकिन आप अभी तत्काल याद रखिएगा कि ये 2 सेल्ड स्टेज में रहता है। 2 सेल्ड का मतलब क्या है, जब किसी एक सेल के अंदर 2 सेल रहे तो उसको क्या कहेंगे, 2 सेल्ड। लेकिन एक सेल का मतलब क्या है, पोलन ग्रेन की हम बात कर रहे हैं। पोलन ग्रेन तो एक सिंगल सेल ही है ना, उसके अंदर जब 2 गो सेल आपको दिखने के लिए मिलेगा तो उस पोलन ग्रेन को हम क्या कहेंगे, 2 सेल्ड स्टेज। लेकिन जब उसके अंदर आपको 3 सेल दिखाई देगा तो उसको हम लोग 3 सेल्ड स्टेज के नाम से जानेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पोलन ग्रेन है। ये क्या है स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये पोलन ग्रेन है और पोलन ग्रेन का देखिए एक ही न्यूक्लियस है। स्टार्टिंग में पोलन ग्रेन का कितना न्यूक्लियस रहता है, एक न्यूक्लियस रहता है। लेकिन आप खुद देखिए ये पोलन ग्रेन जैसे जैसे डेवलप करता है, साइटोप्लाज्म इसका बढ़ता है, तो इसके अंदर कुछ आपको खाली जगह भी दिखने लगता है। इस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी इसको वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये तो फर्स्ट स्टेप में स्टार्टिंग में ऐसे सिंपल था, धीरे धीरे जब इसका ग्रोथ होने लगा तो इस फॉर्म में आया। जब इसका और ग्रोथ हुआ और मैच्योर होने लगा तो उसके बाद ये क्या किया कि इसका जो एक न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस देखिए यहाँ से डिवाइड होने लगा। क्या होने लगा, डिवाइड होने लगा, यानी लंबा हो रहा है। और ये डिवाइड होकर क्या कर रहा है, 2 अलग छोटे छोटे न्यूक्लियस में बढ़ रहा है। यहाँ पर ये क्या कह सकते हैं, डिवाइडेड न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे, डिवाइडेड न्यूक्लियस। यानी यहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। और इसके बाद आप यहाँ पे खुद देखिए, ये डिवाइड करने के बाद से देखिए एक यहाँ पे बड़ा सा आपको न्यूक्लियस दिख रहा है और एक यहाँ पे छोटा सा न्यूक्लियस दिख रहा है। यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है ये माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। कौन सा डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन। अब यहाँ पे देखिए इस न्यूक्लियस को अगर हम लोग बोलेंगे तो इस न्यूक्लियस को हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे, यानी इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस के नाम से जानेंगे। आप याद रखिएगा, इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहेंगे। और इस न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे तो इस न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस। क्या कहेंगे, जेनरेटिव न्यूक्लियस। तो आपको ये न्यूक्लियस आपसे पूछा जाए तो आप इस बड़े वाले न्यूक्लियस को क्या कहेंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और छोटे वाले न्यूक्लियस को आपको क्या कहना है, ये जो आपको छोटा वाला न्यूक्लियस दिख रहा है इसको बोलेंगे जेनरेटिव न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देखिए ये तो न्यूक्लियस है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। यानी ये साइटोप्लाज्म से जब ये न्यूक्लियस चारों तरफ से घिर गया है तो यहाँ पे एक आपको सेल दिख रहा है ना, तो इस सेल को अगर हम बोलें तो इस सेल का नाम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। क्या कहेंगे, वेजिटेटिव सेल। क्या कहेंगे इसको, वेजिटेटिव सेल। जो साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। ये आपको पहले ही बताया गया। यहाँ पे आप देखिए ये जो छोटा वाला जो आप सेल देख रहे हैं, इस छोटा वाले सेल को हम लोग बोलते हैं जेनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे, जेनरेटिव सेल। और उसके न्यूक्लियस को क्या कहेंगे, जेनरेटिव न्यूक्लियस। यानी आपको इस
पोलन ग्रेन के अंदर अब कितना सेल दिख रहा है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इस पोलन ग्रेन के अंदर आपको कितना सेल दिख रहा है? ये इसके अंदर कितना सेल आपको दिख रहा है? 2 सेल दिख रहा है। ये एक सेल हो गया और ये एक सेल हो गया, यानी 2 सेल है और दोनों में साइज में बहुत अंतर है। लेकिन साइज से हमको अभी मतलब नहीं रखना है, यही याद रखना होगा कि जब एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल दिख रहा है तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे? 2 सेल्ड स्टेज कह देंगे। क्या कह देंगे? 2 सेल्ड स्टेज। लेकिन जब इसी के अंदर आपको 3 सेल दिखने लगेगा तो आप उसको क्या कह देंगे? 3 सेल्ड स्टेज कह देंगे। लेकिन 2 सेल्ड स्टेज कंडीशन कितने एंजियोस्पर्म प्लांट में देखने के लिए मिलता है? तो 60% जो एंजियोस्पर्म प्लांट होता है उसका पोलन ग्रेन जो होता है वो 2 सेल्ड स्टेज में रहता है। और जब यह एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर चला जाता है तो स्टिग्मा पर जाने के बाद से उसका पोलन ट्यूब बनता है और पोलन ट्यूब के अंदर ये क्या करता है? इसका जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है और वहाँ पे 2 मेल गैमीट बना लेता है। तो जब 2 मेल गैमीट बन गया जनरेटिव न्यूक्लियस के डिवाइड होने से और उसके बाद एक वेजिटेटिव सेल बच गया, तो 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल हो गया ना 3। तो इसको क्या कहेंगे? 3 सेल्ड स्टेज। लेकिन 60% एंजियोस्पर्म प्लांट का पोलन ग्रेन एंथर के अंदर रहता है तो वो 2 सेल्ड स्टेज में रहता है और 40% एंजियोस्पर्म प्लांट का जो पोलन ग्रेन होता है वो 3 सेल्ड स्टेज में वो एंथर के अंदर ही आ जाता है। चाहे एंथर से रिलीज होता है तो उसी समय हो जाता है। लेकिन सबको 3 सेल्ड स्टेज में बनना है। जो 2 सेल्ड स्टेज में है उसको भी 3 सेल्ड स्टेज में बनना है और जो 3 सेल्ड स्टेज में ऑलरेडी आइए गया है उसको अब क्या बनना है? लेकिन ये कब? जब पोलन ट्यूब बनता है तब, यानी जब पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है, एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा पर चला जाता है, तब उसके बाद से क्या करता है? ये 3 सेल्ड स्टेज में आता है पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के समय। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो स्क्रीन पर पॉइंट वो आपको समझ में आ गया। देखिए आपको यहाँ पे बताया भी गया कि इन द रिमेनिंग स्पेसीज, यानी जो 60% के बाद जो बच गया 40% उसकी बात करते हैं तो क्या कर रहा है? द जेनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमेट्स। यानी जो 40% स्पेसीज बच गया एंजियोस्पर्म का वो उसमें क्या कह रहा है? जनरेटिव सेल यानी माइटोटिक डिवीजन के द्वारा डिवाइड करता है और डिवाइड करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देता है बिफोर पोलन ग्रेन्स, यानी वो पोलन ग्रेन्स का डेवलप होने से पहले भी ऐसा हो जाता है। जब वो माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन रहा था ना तो उस समय भी ऐसा वो कर सकता है। और इस कंडीशन में उसको हम लोग क्या कह देते हैं? 3 सेल्ड स्टेज के नाम से जानते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर और देखिए आपको स्क्रीन पर अब क्या दिख रहा है। तो है ना आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है तो कमेंट भी कीजिए कि ताकि हम भी समझ सके कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप इसको रिव्यू करके देखिए, ये आपके लिए कितना बेहतरीन मौका है। ऑफलाइन क्लास में तो एक बार जो बोल दिया गया सो बोल दिया गया, उसके बाद उसका रिव्यू नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए ऑनलाइन में आपको कितना फ़ायदा है कि जो बात छूट गया आप नहीं सुन पाए उसको रिव्यू करके दोबारा भी तो देख सकते हैं। 2 बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 3 बार भी देख लीजिए। आपको कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं करेगा। इसके लिए आपको तो कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ रहा है। ये तो आपके लिए कितना बेहतरीन मौका है। इस मौका का लाभ उठाइए और अपने भविष्य को ब्राइट बनाइए। इसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े तो रहिए। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए एक और आपको समझा दे रहे हैं कि जो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में जो पॉइंट आपको उस इमेज से नहीं समझ में आया होगा तो इस इमेज से आपको कुछ समझ में
आ जाएगा। जैसे आप खुद देखिए यहाँ पे ये तो पोलन ग्रेन है और पोलन ग्रेन का ये जो डबल लेयर आप देख रहे हैं, ये डबल लेयर में जो आउटर लेयर है उसको एक्जाइन कहते हैं और जो अंदर वाला लेयर है उसको इंटाइन के नाम से जानते हैं। इसके बाद जिस स्थान पर ये एक्जाइन नहीं है उस स्थान को हम लोग जर्म पोर के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर देखिए एक छोटा सा सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ए, यानी इमेज नंबर ए है। अब इमेज नंबर बी की ओर चलते हैं। यहाँ से अगले स्टेप में ये क्या करता है कि इसके अंदर का जो ये न्यूक्लियस एक था वो डिवाइड कर कर देखिए दो सेल बना लिया है। एक जो ये लार्ज सेल बना लिया है और एक क्या है? स्मॉल सेल बन गया है। लार्ज सेल को हम लोग क्या कहते हैं? उसको ट्यूब सेल भी कह सकते हैं, अच्छा उसको वेजिटेटिव सेल के भी नाम से जानते हैं। और आप यहाँ पे देखिए जो स्मॉल सेल है, इस स्मॉल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनरेटिव सेल के नाम से जानते हैं। जेनरेटिव सेल की बात करें यानी जनन कोशिका उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस दिख रहा है कौन सा? वेजिटेटिव सेल का, इसको हम लोग ट्यूब न्यूक्लियस अच्छा है वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक काइलोज नामक केमिकल से एक लेयर इसका घिर गया है जिसको काइलोज वाल के नाम से जानते हैं। ये किसमें होता है? जेनरेटिव सेल जो होता है चारों तरफ से एक लेयर से घिर जाता है, उसको हम लोग काइलोज के नाम से जानते हैं। यानी ये प्लांट में ऐसा होता है तो सेल वाल बनेगा ना, तो सेल वाल बनेगा तो सेल वाल किस चीज़ से बना होता है? सेल वाल से। या अगर यही एनिमल सेल रहता तो उसमें काइलोज नहीं ना आपको दिखने के लिए मिलता, उसमें सेल मेम्ब्रेन बनेगा। और सेल मेम्ब्रेन आप जानते हैं लिपिड से बना रहता है और प्रोटीन से बना रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लांट सेल है तो उसका आउटर कवरिंग किसी से बनेगा? सेलुलोज से। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे। इसके बाद अगले इमेज में देखते हैं कि ये जो आप ये न्यूक्लियस देख रहे हैं और इसके अलावा आपको कुछ खाली जगह भी बीच बीच में दिखता है जिसको हम लोग वैक्यूल के नाम से जानते हैं। और बाकी ये तो आप सेल देख रहे हैं जिसको जनरेटिव सेल कहते हैं। जब ये क्या करता है? स्टिग्मा पर पहुंचता है तो स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद से ये पोलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है? पोलन ट्यूब। अब सोचिए पोलन ट्यूब कहाँ से बनता है? आपको बताया गया था कि जो बाहर से कवरिंग होता है एक्जाइन वो स्पोरोपोलेनिन नामक केमिकल से बना होता है और ये मोस्ट हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है जिस पर न ही स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई प्रभाव पड़ता है और न ही उस पर कोई एंजाइम का प्रभाव पड़ता है। तो फिर ये पोलन ट्यूब इसमें से कैसे निकल गया? तो पोलन ट्यूब आपको बताया गया कि कहीं कहीं स्थान पर एंजाइम एब्सेंट रहता है तो उस स्थान को हम लोग जर्म पोर के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं? जर्म पोर। आपको यहाँ पे दिखाया गया था कि जिस स्थान पर ये आउटर लेयर नहीं रहता है उस स्थान को हम लोग जर्म पोर के नाम से जानते हैं और उसी स्थान से क्या बनता है? ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और ये भी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किससे होता है? जो इसका इनर वाल है जिसको हम लोग एक्जाइन कह रहे हैं, एक्जाइन नहीं इंटाइन, इनर वाल को क्या कह रहे हैं? इंटाइन। उस इंटाइन से ही क्या बनता है? ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो आपको पता है जो सबसे आगे की तरफ जो इसमें से सेल चलेगा, इसमें दो गो जो सेल है ना ये आप देख रहे हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। तो ये वेजिटेटिव सेल इस पोलन ट्यूब के सबसे आगे वाले पर्सन में रहता है। यानी सबसे आगे कौन कौन चलता है? वेजिटेटिव सेल। वो कहता है कि चलो हम पहले आगे आगे चलते हैं और तुम हमारे पीछे से आ जाओ। तो जेनरेटिव सेल क्या करता है? उसके पीछे से चल देता है और इसी रास्ते में वो क्या करता है? जेनरेटिव सेल डिवाइड होकर दो मेल गैमीट बना लेता है। क्या बना लेता है? दो मेल गैमीट। और जब दो गो मेल गैमीट बन जाता है और इसके बाद ये भी तो मेल गैमीट क्या है? ये भी तो एक हैप्लॉइड सेल ना है। तो ये मेल गैमीट दो और एक हो गया वेजिटेटिव सेल, ये तीनों मिलकर क्या कर लेता है? थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद से धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा? वो जब तक ओव्यूल के अंदर यानी फीमेल गैमीट तक नहीं पहुँच जा रहा है
तब तक वहाँ तक ये उसको लेकर जाएगा। तो कैसे ऐसा प्रोसेस होता है हम आपको अगले पॉइंट में समझाएंगे। तब तक आपको ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है इमेज, ये इसको आप समझ गए होंगे, यही हम उम्मीद रख रहे हैं। तो चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको यहाँ पे एक और इमेज स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस इमेज से बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ लेते हैं कि एक फ्लावर से ये जो भी माइक्रोगेमेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है ये कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक जाकर ये अंत होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक बेहतरीन सा खूबसूरत फ्लावर दिख रहा होगा। इस फ्लावर के एक एक पार्ट को हम आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाए थे। यहाँ पे भी आप याद रखिए, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको जानकारी अवश्य होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमेन, और इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल के नाम से जानते हैं। यह फ्लावर का क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये फ्लावर का क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसको हम लोग देखिए यहाँ पे बाहर निकाला गया है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्या है, एंथर है। क्या है, एंथर। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो ये जो पोलन ग्रेन की हम बात जो अभी कर रहे थे वो कहाँ बनता है, फिलामेंट में बनता है कि एंथर में बनता है? आपको तो देखकर समझ में आ रहा होगा, ये एंथर में बनता है। किसके अंदर, एंथर में अंदर। ये इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, उसी के अंदर ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पे खुद देखिए, इसमें से ये माइक्रोस्पोर क्या करता है, बाहर आता है। यानी पहले माइक्रोस्पोर किसी से बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। किसी से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। तो आपको यहाँ पे जो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये इसके अंदर से निकल, यानी ये बनता है, जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं। और इसमें डिवीजन होता है, और डिवीजन होकर क्या करेगा, ये मियोसिस सेल डिवीजन को कंप्लीट कर टेट्राड बनाता है। टेट्राड यानी हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है। और ये माइक्रोस्पोर के चारों तरफ से जब लेयर बन जाता है और ये मैच्योर हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। लेकिन कब, जब ये कंप्लीट रूप से इसका ग्रोथ हो जाता है माइक्रोस्पोर का, तब। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए, ये माइक्रोस्पोर यहाँ पर टेट्राड फॉर्म में है, और टेट्राड से ये क्या हो गया है, अब अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया है। उसको सेपरेट करने का काम कौन करता है, तो कैलोज तो इसको चारों तरफ से कवरिंग करके रखता है। और उस कैलोज को अलग करने के लिए टेपिटम जो लेयर है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम का इनर मोस्ट लेयर, वो क्या करता है, एक एंजाइम को सीक्रेट करता है, जिस एंजाइम को हम लोग कैलेज बोलते हैं। ये कैलेज इस कैलोज लेयर को क्या कर देता है, डिसअपीयर कर देता है। उसके बाद से ये जो टेट्राड का जो माइक्रोस्पोर है, सब एक दूसरे से अलग हो जाता है। जब अलग हो जाएगा तो ये अलग अलग आपको खुद माइक्रोस्पोर दिखने लगेगा। और ये माइक्रोस्पोर जब ग्रोथ होगा, इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, तो इसके अंदर का न्यूक्लियस देखिए यहाँ पे 2 न्यूक्लियस में बढ़ जाता है। एक को हम लोग जेनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, और एक को बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो जो इसमें बड़ा होता है उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और जो छोटा होता है उसको जेनरेटिव न्यूक्लियस। और उससे जो सेल बनेगा, बड़े वाले सेल को वेजिटेटिव सेल, और छोटे वाले सेल को क्या कहेंगे, जेनरेटिव सेल। और इस तरह ये पोलन ग्रेन क्या होता है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस पोलन ग्रेन का जब ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है इसमें, और इसमें देखिए इसका न्यूक्लियस जो जनरेटिव न्यूक्लियस था वो डिवाइड होकर 2 गो मेल गैमेट बन जाता है। और उसके बाद से ये जो उसका एक वेजिटेटिव जो सेल होता है उसका न्यूक्लियस ये पोलन ट्यूब के आगे आगे चलना शुरू कर देता है। जब ये एंथर से बनकर कंप्लीट रूप से तैयार हो जाता है तो ये कहाँ पर पहुँचता है, एस्टिग्मा पर पहुँचता है। कहाँ पर पहुँचता है, इस ऊपर वाले पोर्शन को एस्टिग्मा कहते हैं, और पूरे इस पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल के नाम से जानते हैं। यानी ये फ्लावर का फीमेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जब ये पोलन ग्रेन कहाँ पर आता है, इस स्टिग्मा पर आता है, तो यहाँ से एक देखिए एक स्ट्रक्चर बनता है, यही वाला धीरे धीरे बढ़ते जाता है, इसी को हम लोग पोलन ट्यूब के नाम से जानते हैं। इस पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन को सबसे पहले बताए थे वो साइंटिस्ट जिनका नाम है अमीसी। ये आपको फर्स्ट लेक्चर का स्टार्टिंग जो किया गया था कुछ साइंटिस्ट के नाम से किया गया था, वहाँ पे आपको बताया गया था। आप उनके हर एक पॉइंट को याद रखिएगा कि ताकि आपका ऑब्जेक्टिव बन सके। तो ये पोलन ट्यूब जब बनकर और ये क्या करता है, ओव्यूल के अंदर एंट्री करता है और उसके बाद से वो फीमेल गैमेट से जाकर ये दोनों मेल गैमेट का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और इसमें 2 गो मेल गैमेट है। कितना मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट। ये 2 गो से फर्टिलाइजेशन करता है, इसलिए इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसको हम आगे समझेंगे बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे आपको सब बात समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इतना तो समझ गए होंगे कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है और ये स्टिग्मा पर पहुँचकर ये अंदर मेल गैमेट कैसे बन गया, इतना ही बात आपको समझना है। और इधर से देखिए जो आप यहाँ पे एंट्री करके जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया शुरू करेगा, तो ये गाइनोसियम जो है ना, या कार्पेल है, इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके अंदर जो आप ये छोटा छोटा ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, यानी ये मेगा स्पोरेंजियम उसको बोलते हैं, चाहे ओव्यूल के नाम से जानते हैं। उसके अंदर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, उसमें भी मियोसिस सेल डिवीजन होता है, उसके बाद माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और इसके बाद से ये एम्ब्रायो सैक कंप्लीट रूप से तैयार हो जाता है और उसी के अंदर ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहाँ पे शुरू होती है और ये डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू लिए हैं और डिटेल्स स्टडी हम लोग करेंगे जब फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ाया जाएगा, यानी गाइनोसियम का स्ट्रक्चर पढ़ाया। तो देखिए आपको स्क्रीन पर जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी की बात करेंगे तो पोलन ग्रेन की जीवन क्षमता की बात करते हैं। इस धरती पे जितने भी जीव है सबका कुछ ना कुछ लाइफ स्पेन होता है, जिसके बीच में वे अपने हर एक काम को कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका भी कुछ लाइफ स्पेन है जिसको हम लोग पोलन वायबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये पोलन ग्रेन का वो कौन सा पीरियड है, तो क्या कह रहा है कि इट इज द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट, यानी पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने की जो एबिलिटी होता है उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, पोलन वायबिलिटी के नाम से जानते हैं। कुछ प्लांट के फ्लावर का पोलन ग्रेन की बात करें तो वो बहुत कम समय तक जीवित रहता है और कुछ फ्लावर के पोलन वायबिलिटी जो होता है वो लंबे समय की होती है। तो इस तरह यानी कि वो फ्लावर का पोलन ग्रेन की वायबिलिटी को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट लिव्ड बोल सकते हैं और एक को लॉन्ग लिव्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक पॉइंट को समझ लीजिए, जो क्या कह रहा है, पोलन वायबिलिटी इज लिटिल इन फ्लावर्स विच आर पोलिनेटेड इन बर्ड कंडीशन, यानी जिस फ्लावर में पोलिनेशन की क्रिया बर्ड कंडीशन में होता है उसका पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी होता है वो बहुत कम समय के लिए होती है। वो समय कितने देर का होता है तो आप याद रखिएगा, इट इज 30 मिनट्स इन राइस एंड, देखिए यहाँ पे आप याद रखिएगा राइस एंड व्हीट। क्या याद रखना है, यानी पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी होती है राइस और व्हीट का वो कितने समय का होता है, मात्र 30 मिनट का। यानी ये एग्जैक्ट आपको नहीं याद रखना है, लगभग में याद रखना है, क्योंकि इससे थोड़ा 2-4 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन एक उसका एक ओवरव्यू याद रखेंगे, एक रेंज याद रखेंगे कि 30 मिनट इसका लाइफ स्पेन होता है। इन अदर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी इज लॉन्ग, और कुछ फ्लावर का पोलन ग्रेन के जो वायबिलिटी होता है वो लंबे समय के लिए होती है। जैसे आप देख रहे हैं इवन मॉन्स इन सम मेंबर्स ऑफ फैमिली रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी, यानी कुछ प्लांट का यह फैमिली का नाम दिया गया है। इस फैमिली में रहने वाले जो पौधे होते हैं उसके पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी होती है ना वो लंबे समय की होती है। वो लगभग
1 मंथ से 3 मंथ के बीच में उसका पोलन वायबिलिटी होता है। तो आप समझ गए होंगे, लेकिन ये पॉइंट आपको समझना है, ये जो आप देख रहे हैं ना, रोजेसी, लेगुमिनोसी और सोलेनेसी, ये किस प्लांट की फैमिली की बात करते हैं? तो रोजेसी में आप समझ रहे हैं ना, रोज हो गया या इस तरह का और भी फ्लावरिंग प्लांट आते हैं। लेगुमिनोसी की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा आएगा? तो इसमें जितना भी, यानी जैसे मटर हो गया, इसमें आ जाएगा। पी प्लांट को हम लोग लेगुमिनोसी फैमिली के नाम से जानते हैं। और सोलेनेसी फैमिली की बात करेंगे तो जैसे आप टोमेटो देखे होंगे, ब्रिंजल देखे होंगे, यानी आलू भंटा, ये किस फैमिली के प्लांट है? सोलेनेसी फैमिली के प्लांट है। तो आप समझ रहे हैं ना कि ऐसे प्लांट का जो पोलन वायबिलिटी होता है वो 1 महीने से लेकर 3 महीनों की होती है, इसलिए इसको हम लोग लॉन्ग लिव्ड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। ये तो आप पोलन वायबिलिटी समझ गए, लेकिन पोलन ग्रेन के स्टोरेज की बात करें तो हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं वो कुछ वर्षों के लिए भी। ये तो उसका वायबिलिटी बहुत कम समय का है, लेकिन हम उसके पोलन ग्रेन को स्टोर करके कुछ वर्षों तक रखना होगा, तो उसके लिए कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, इसको समझ लेते हैं। तो क्या कह रहा है, इसको रखेंगे लिक्विड नाइट्रोजन में। अगर लंबे समय तक रखना है पोलन ग्रेन को स्टोर करके तो उसको कहाँ रखेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? -196 डिग्री सेल्सियस। ये कितना रखेंगे? -196 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है किसका? नाइट्रोजन का, जब लिक्विड फॉर्म में आता है तब। इतने टेम्परेचर पर अगर हम पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं तो उसको हम लोग कुछ वर्षों तक रख सकते हैं, वो ज्यों का त्यों रहेगा, वो यानी कि नष्ट नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि इन पोलन बैंक्स, यानी ये पोलन ग्रेन को रखने के लिए जो व्यवस्था है, जगह है, उसको पोलन बैंक कहते हैं। जैसे ब्लड को रखने के लिए ब्लड बैंक है ना, आपके मनी को रखने के लिए मनी बैंक है ना, तो इसी तरह पोलन ग्रेन को भी पोलन बैंक में रखा जाता है, वो भी नाइट्रोजन लिक्विड में, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे ये किस लिए ऐसा रखा जाता है? तो फॉर लेटर यूज इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, यानी बाद में प्लांट ब्रीडिंग कराना होगा तो उस प्रोग्राम के लिए क्या किया जाता है? इस पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है। तो आप इस पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए, आपके लिए स्क्रीन पर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन 3 लाया गया है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए और इसके ऑप्शन को बताइए। क्या कह रहा है कि पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ, यानी पोलन ग्रेन को हम लोग नाइट्रोजन लिक्विड में रखते हैं, लेकिन उस नाइट्रोजन लिक्विड का टेम्परेचर कितना होता है, इसको आप फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन है -196 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा है -80 डिग्री सेल्सियस, और थर्ड ऑप्शन दिख रहा है -120 डिग्री सेल्सियस, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है? -160 डिग्री सेल्सियस है। ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो है ना आपके लिए मजेदार क्वेश्चन। इसी के लिए तो आप इतना समय से प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं। ये नीट का क्वेश्चन है, आपको अभी इसके बारे में बताया गया। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, कितने बच्चों ने इसको ध्यान से समझा है और पढ़ा है। आपका कमेंट रुकना नहीं चाहिए, एकदम कमेंट करते रहिए, लाइन लगा दीजिए आंसर का। तो ये आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। तो बहुत सारे बच्चों के द्वारा सही जवाब आ रहा है, आने दीजिए एकदम रुकना नहीं चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए -196 डिग्री सेल्सियस। ये नाइट्रोजन लिक्विड का टेम्परेचर होता है।
इतना टेम्परेचर पर अगर हम पोलन ग्रेन को रखते हैं तो वर्षों तक रख सकते हैं, और नहीं तो उसका पोलन वेबिलिटी तो आप समझ रहे हैं ना, किसी का 30 मिनट का है तो किसी का 1 से 3 महीने के बीच का है, तो आप इतना से ज़्यादा दिन तक वो रह नहीं पाएगा, तो उसको वर्षों तक रखना होगा, तो नाइट्रोजन लिक्विड में स्टोर करके रखा जाता है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी ये जो पोलन ग्रेन का हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। जहां पे समझ में नहीं आया कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ नहीं पा रहे हैं, या आप इस लेक्चर को रिव्यू करके देखिएगा, 100% समझ में आएगा, एकदम समझाने की गारंटी दे रहे हैं। जैसा गारंटी आपको शिवम सर देते हैं ऐसा गारंटी हम भी दे रहे हैं। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आपको एक एक पॉइंट बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पेसीज लाइक पार्थेनियम, इसको हम लोग कैरोट ग्रास के नाम से जानते हैं। ये क्या है, साइंटिफिक नेम है पार्थेनियम, और ये नॉर्मल इसको देखें तो कैरोट ग्रास यानी गाजर घास के नाम से जानते हैं। ये इसका पोलन ग्रेन जो होता है ये बहुत ही कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। क्यों, इसके चलते क्या होता है हम समझते हैं। क्या कह रहा है कि ये कैरोट ग्रास कॉजेज सेवरी एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस इन सम पीपुल्स ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी इस प्लांट के पोलन ग्रेन के द्वारा कुछ लोगों को काफ़ी नुकसान होता है, उन लोगों को यानी कुछ एलर्जीज होता है, उस एलर्जीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। उसमें कौन कौन सा डिजीज आता है, तो जैसे अस्थमा आता है, ब्रोंकाइटिस आता है। अस्थमा जिसको दामा कहते हैं, ऐसा करने लगेंगे तो क्या होगा, इसको अस्थमा बोलते हैं ना, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगा। ये ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं तो ये ब्रोंकाइटिस भी क्या है, ये हमारे श्वसन संबंधी बीमारी है, यानी कि हमारा जो सांस लेने वाला जो रास्ता होता है, हवा को ले जाने वाला, जिसको ट्रैकिया कहते हैं, ये 2 भागों में बट जाता है और 2 भागों में लंग्स में एंट्री करता है, तो उसको एक एक पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं। और उस ब्रोंकस के आगे जब और डिवाइड करता है तो उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और उसमें किसी तरह का कोई केमिकल्स का जमाव हो जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे ढंग से नहीं देगा और सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, तो ऐसे बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। इसके चलते कुछ लोगों को ब्रोंकियल डिसऑर्डर एफ्लिक्शंस होता है, जिसको हम लोग हे फीवर के भी नाम से जानते हैं। तो ये सब किसके चलते होता है, कुछ पौधों के पोलन ग्रेन के द्वारा कुछ लोगों को जो एलर्जी होता है, उस एलर्जी में ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो आप समझ रहे हैं, ये सभी लोगों को ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों को होता है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट है। आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है, आप यहाँ पे देखिए, यही तो है पार्थेनियम। क्या है, पार्थेनियम। जो आपको यहाँ पे कैरोट ग्रास की बात किया जा रहा है, ये पार्थेनियम, ये हमारे आसपास में पाया जाता है। ये ऐसा पौधा है ना जो हमारा इंडिया का नहीं है, ये दूसरे देश से ये व्हीट के यानी गेहूं के बीज के साथ आ गया था, इसलिए हमारे यहाँ भी ये दिखता है। और ये आप समझ रहे हैं ना, ये हमारे देश का प्लांट नहीं है। अगले प्लांट की बात करेंगे तो इसका देखिए, पोलन ग्रेन क्या करता है, ये बीमारी उत्पन्न करता है, एलर्जी उत्पन्न करता है। आपको ये प्लांट तो दिख रहा होगा, आप फटाफट अगर ऐसे प्लांट को देखे होंगे तो कमेंट करके बता दीजिए तो ये कौन सा प्लांट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस प्लांट को आप देखिए और फटाफट कमेंट कीजिए कि ये कौन सा प्लांट है, हम आपको इसका नाम बताते हैं। और आपका कमेंट रुकना नहीं चाहिए, अगर जिस बच्चे को पता है आप बताइए। देखिए, इस प्लांट को हम लोग ऐसे गाँव में इसको क्या बोलते हैं, बथुआ के नाम से जानते हैं, और हिंदी नाम भी बथुआ है। इसको चिनोपोडियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिनोपोडियम। ये जो आप देख रहे हैं इसका फ्लावर है ना, इस फ्लावर में जो पोलन ग्रेन होता है, इसके चलते भी कुछ लोगों को एलर्जी हो जाता है। तो हम सभी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों की। जो आप देखे होंगे कि रास्ते चलते जब वो डस्ट पार्टिकल्स जब के संपर्क में आते हैं तो वो छींकने लगते हैं, उनके शरीर जो होता है उस पर लाल लाल का चकता होने लगता है,
आंखें रेड होने लगती है, ऐसा नाक से पानी गिरने लगता है, ये भी तो एक एलर्जी है ना। तो आप समझ रहे हैं ना, ये सब इस फ्लावर के पोलन ग्रेन के चलते भी हो सकता है। इसके अलावा और भी कुछ प्लांट है जिसके पोलन ग्रेन से क्या होता है, बहुत सारे लोगों के एलर्जी होता है। जैसे साइनोडोन डैक्टिलॉन्स की बात करें, यानी दूब ग्रास की बात करें, उसका भी पोलन ग्रेन क्या करता है, कुछ लोगों को एलर्जी उत्पन्न करता है। तो ये सब पोलन ग्रेन का क्या है, हार्मफुल इफेक्ट है। लेकिन इसका कुछ यूजफुल इफेक्ट भी होता है, यानी इसका यूजेज भी होता है, हम उसको बताएंगे। आप सिर्फ इससे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। देखिए हम आपको लेकर चलते हैं अगले प्लांट की ओर। ये देखिए, ये पोलन एलर्जीज उत्पन्न करने वाले जो प्लांट है, इसका नाम आप देख रहे होंगे एम्ब्रोसिया है। क्या है ये, एम्ब्रोसिया। ये एम्ब्रोसिया एर्बोरेसेंस। और यहां पर देखिए क्या दे रहा है, सीड्रस देवदारा। ये जो दो प्लांट है, इसका भी पोलन ग्रेन कुछ लोगों को एलर्जी उत्पन्न करता है। यानी आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपके आसपास में दिख जाएगा। और ये भी जो पौधा है सीड्रस देवदारा, ये भी हमारे आसपास में भी मिल सकता है, जंगली पौधा है। कुछ लोग इसको सजावट के लिए घर के आसपास भी लगा देते हैं। तो ऐसे प्लांट से आपको क्या करना है, थोड़ा सा सावधान रहना है कि इसका पोलन ग्रेन आपको नुकसान न पहुंचा दे। इससे आपकी मृत्यु तो नहीं ना हो जाएगी, ऐसा आपको नहीं सोचना है। इससे कुछ एलर्जी होगा, छींक आएगा, नाक से पानी आएगा, शरीर पर चकता चकता हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, यही प्रॉब्लम इससे होता है। उसके बाद से अगर आप मेंटेन करते हैं, उससे दूर हटते हैं, कुछ दवा का प्रयोग करते हैं तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो कुछ दिन के बाद अपने से भी ठीक हो जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आप देखिए पोलन ग्रेन का कुछ यूज भी है। ये तो हार्मफुल इफेक्ट था, अब हम लोग जानेंगे कि पोलन ग्रेन का क्या यूज है। क्या कर रहा है, यूजेज ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन के यूज की बात करेंगे तो क्या कर रहा है कि पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, यानी पोलन ग्रेन में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। कुछ फ्लावर के पोलन ग्रेन की बात करेंगे, जैसे आपको पता है इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, विटामिन होता है और मिनरल्स होता है। ये हर एक तरह का यानी पौष्टिक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स पोलन ग्रेन में मौजूद होता है। इसलिए इसका यूज पोलन टैबलेट बनाने में किया जाता है, पोलन सिरप बनाने में किया जाता है। और इस टैबलेट का प्रयोग उस लोगों के लिए किया जाता है या उन लोगों के लिए किया जाता है जिसके ताकत को बढ़ाना है, यानी एथलेट्स को दिया जाता है और रेस हॉर्सेस को दिया जाता है। जो रेसर हॉर्सेस होते हैं उसको दिया जाता है कि ताकि उसका वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके। अगर आपको मन है तो आप भी इस पोलन टैबलेट को ले सकते हैं, आप अपने अंदर के एनर्जी को बढ़ाने के लिए। आप जितना काम आज करते हैं इससे दुगुना काम उस पोलन टैबलेट को लेने के बाद कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा होता है। हम आपको स्क्रीन पर देखिए दिख रहा होगा, ये पोलन प्रोडक्ट्स है। ये इस पोलन ग्रेन का लिए आपको पता है कि कुछ हनी भी इस फ्लावर पर अटैच होकर और बैठकर ये पोलन ग्रेन को क्या करता है, लो एब्जर्व करता है। लो इससे कुछ पोलन सिरप भी बनता है और भी कुछ पोलन प्रोडक्ट है, पोलन क्रीम भी बनता है जिससे आपके स्किन को सुरक्षित रखेगा और सनलाइट से आपके स्किन का प्रोटेक्शन करता है। आप यहाँ पे देखिए बी पोलन फॉर्म इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में बना हुआ है, ये टैबलेट है। इस टैबलेट का प्रयोग लोगों के शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो आप ये स्क्रीन पर देख लीजिए, सब क्या है, पोलन प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इट हैज़ बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट, यानी आजकल देखे तो कुछ वर्षों से लोगों का एक फैशन बन गया है कि पोलन टैबलेट को वे लोग फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज करते हैं। क्यों करते हैं फूड सप्लीमेंट के रूप में? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। यहाँ पे देख रहे हैं कि पोलन कंजप्शंस हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलेट्स एंड रेस हॉर्सेस, यानी ये पोलन ग्रेन के द्वारा क्या होता है, यानी कि एथलेट्स और रेस हॉर्स का वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, उसके परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। तो आप समझ रहे हैं ना ये कितना पावरफुल है। तो पावरफुल है तो इसमें
इसकी व्यवस्था करना भी बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारे कंपनियों के द्वारा इसको बनाया जाता है, लेकिन ये महंगे दामों पर बेचा जाता है। तो आप अपना ध्यान रखिए, ज़रूरत के हिसाब से इसकी ज़रूरत पड़े तो आप यूज कीजिए, और नहीं तो हम तो कहेंगे कि आपको जो नेचुरली जो चीज़ मिल रहा है उसी का प्रयोग कीजिए, किसी दवा के चक्कर में न पड़िए। भोजन टाइम से कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आप को तंदुरुस्त बनाकर रखिए। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको अगला पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। आप इस क्वेश्चन को देखिए, फटाफट कमेंट करके इसका आंसर भेज दीजिए। क्या कह रहा है कि पोलन टैबलेट्स अवेलेबल इन मार्केट आर फॉर, यानी पोलन टैबलेट जो है मार्केट में अवेलेबल है, किस उद्देश्य के लिए? तो देखिए फर्स्ट नंबर में ऑप्शन दिख रहा है ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए, यानी मार्केट में अवेलेबल है, या सप्लीमेंट्री फूड के लिए अवेलेबल है, या एक्स सीटू कंजर्वेशन के लिए अवेलेबल है, या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए मार्केट में पोलन टैबलेट अवेलेबल है। अब फटाफट कमेंट कीजिए, अभी आप पढ़ रहे हैं, ये कमेंट रुकना नहीं चाहिए, इसका सही जवाब फटाफट भेजिए। अभी आपको बताया गया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन से हम आपको जोड़ दे रहे हैं कि ताकि आप जो समझे हैं वो आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो आपको ये बेहतरीन सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट करके इसका सही आंसर भेज दीजिए। तो बहुत सारे बच्चों के द्वारा सही जवाब भेजा जा रहा है और कुछ बच्चे अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं, कुछ बच्चे अभी पीछे छूट गए हैं। पीछे मत छूटिए, फटाफट कमेंट करते रहिए, आंसर भेजते रहिए। ये ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, यानी सप्लीमेंट्री फूड के फॉर्म में क्या किया जाता है? पोलन टैबलेट का यूज किया जाता है, और जो कि मार्केट में क्या है? अवेलेबल है। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया। फिर अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, ये क्वेश्चन हम बेहतरीन क्वेश्चन से आपको मिलाएंगे और उसके बाद से आज का सेशन इस क्वेश्चन से ही कंप्लीट करेंगे। और देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या कह रहा है। इसका भी आंसर फटाफट कमेंट करके भेज ही दीजिए, छोड़िएगा मत। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल। अब आपको बताना होगा कि ये जो ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है ये आयल कंटेंट, बी नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है ये सेलुलोजिक एंटाइन, सी ऑप्शन दे रहा है पोलन कीट, और डी ऑप्शन जो दिख रहा है यह है स्पोरोपोलेनिन। अब आपको बताना होगा कि इनमें से किसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि पोलन ग्रेन जो होता है फॉसिल के रूप में सुरक्षित रहता है। आपको ये ऑप्शन देखना है और बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन के द्वारा यह प्रूफ हुआ कि पोलन ग्रेन का प्रिजर्विंग जो है फॉसिल के फॉर्म में होता है, यानी जीवाश्म के रूप में होता है। तो आप फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्पोरोपोलेनिन। तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है ना? तो इस क्वेश्चन से जुड़े रहिए और इस क्वेश्चन को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन तो आपको बताया ही गया है। आप एक एक लेक्चर के एक एक पॉइंट को समझिए, आपका हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, एकदम रुकने का जरूरत नहीं है। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट देखिए, आपको स्क्रीन पर बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, यानी आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है, ये ऑप्शन क्या है? सेकेंड, ऑप्शन आ गया थर्ड, और आप कहिए तो फोर्थ ऑप्शन को भी बुला लेते हैं। ये क्यों पीछे रहेगा? आ जाइए, आ गया, देखिए आपके सामने आ गया फोर्थ ऑप्शन। अब आपको ये ऑप्शन को देखिए और देखकर बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन का करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा टर्म इसमें सही बताया गया है। उसको फटाफट कमेंट कर भेज दीजिए, हम बता दे रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। क्या कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि टैपिटम नरिशेस द डेवलपिंग
पोलन ग्रेन, यानी कि जो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा है उसका नरिशमेंट कौन करता है, उसका पालन पोषण कौन करता है, तो टेपिटम करता है। क्या ये सही है? नहीं है। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, अगले ऑप्शन की ओर। बी ऑप्शन कह रहा है कि हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, यानी पोलन ग्रेन के जो बाहर आउटर लेयर है जो हार्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है। तो अगले ऑप्शन पर चलते हैं। ये थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है, स्पोरोजीनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, जो स्पोरोजीनस टिश्यू जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है और उससे पोलन ग्रेन बनता है, क्या वह हैप्लॉइड होता है? ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है। तो अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगर है तो कमेंट करके भेज दीजिए कौन सा सही है। ऑप्शन लास्ट क्या कर रहा है, एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स, यानी जो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सेकंड लेयर होता है एंडोथीसियम, क्या यह माइक्रोस्पोर को उत्पन्न करता है? क्या ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो जो लग रहा है उसको भेजिए ना, इंतजार किस बात का है? फटाफट कमेंट, रुकना नहीं चाहिए, एकदम कमेंट का लाइन लगा दीजिए कि ताकि देखने वाले भी चक्रिया कर गिर जाए कि इतना सही जवाब इतने बच्चे को कैसे पता चल गया। तो उनको जाकर बताइए कि अगर आपको भी सही जवाब देना है तो इसके लिए आपको 5 व्हील इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा, तब जाकर आप बेहतरीन जवाब दे पाइएगा। तो आपका जो कमेंट आया है, काफ़ी बच्चों ने इसका सही जवाब भेज दिया है। अब हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, इस पर टिक आउट कर देते हैं, आप इसको मिला लीजिए। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ये जो टेपिटम लेयर होता है ना, वो क्या करता है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिश करता है, यानी उसका पालन पोषण करता है। ये सही है। और बात करते हैं इन सब का, तो ये क्या है, गलत है। तो ये भी जानकारी होना चाहिए कि ये क्यों गलत है। क्यों गलत है तो देखिए क्या कह रहा है कि आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, इंटाइन कहते हैं आउटर लेयर को। आउटर लेयर को तो हम एग्जाइन कहते हैं, तो हुआ ना गलत। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, स्पोरोजीनस टिश्यू इज हैप्लॉइड। अरे ये हैप्लॉइड नहीं होता है, ये तो डिप्लॉइड होता है, तभी ना उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है, तो उसे आगे चलकर क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है। ये स्पोरोजीनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड, और उससे मियोसिस होता है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन जाता है। तो ये भी तो गलत है ना, यहाँ पे अगर डिप्लॉइड रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन हैप्लॉइड है तो गलत है। ये गलत क्यों है, तो एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स, ये माइक्रोस्पोर को एंडोथीसियम बनाता है। ये तो स्पोरोजीनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, उससे ना बनता है, और ये तो गलत स्टेटमेंट है। तो हुआ ना गलत। सही जवाब क्या हुआ, ये ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन को भी आप अपने नोटबुक में अरेंज कर लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन फिर कभी आपको किसी भी एग्जाम में मिले तो आपसे छूटे नहीं, आप फटाफट उसका सही जवाब दीजिएगा। तो ये आपको एक हम सलाह दे रहे हैं कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को बनाइए उसका सही आंसर दीजिए तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कुछ बच्चे करते क्या है कि आधा क्वेश्चन पढ़कर उसका जवाब दे देते हैं और पता चलता है कि उसका गलत हो गया। तो ऐसा गलत होगा, हम समझ रहे हैं। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन आधा पढ़े हैं, आधा के बाद क्वेश्चन बदल जाता है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन को सही से पहले 1-2 बार पढ़िए, समझिए, उसके बाद सही जवाब दीजिए। तो चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की ओर और उसके बाद हम लोग लेंगे इस लेक्चर से विदा। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्या कह रहा है, हाँ ये क्या कह रहे हैं लोग, इनको देख रहे हैं ना, जो कुछ भी कह रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं कि बहुत देर से पढ़ाई हो रहा है, अब इस लेक्चर को यहीं पे रोक दिया जाए। तो हम रोकेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आप पहले जवाब तो दे दीजिए, उसके बाद हम लेंगे आपसे विदा। तो देखिए क्या कह रहा है, गैमेट्स आर यूजुअली, यानी गैमेट्स जो होते हैं कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है वो डिप्लॉयड होते हैं, सेकंड ऑप्शन दे रहा है वो हैप्लॉयड होते हैं, या वो पॉलीपोलॉयड होते हैं, या वो नलीपोलॉयड होते हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये आंसर क्या कह रहा है आप मिला लीजिए अपने
आंसर से ये ऑप्शन बी है, गैमीट हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद।